अच्छा, इसमें लिखा हुआ है इट सेज द पॉइंट P lies on the line joining A -1 -5 and B 11 13 such that AB is equals to 1/3 of AB. Find the equation of the line perpendicular to AB and passing through P. ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया होगा ना इजीली। परपेंडिकुलर टू ए बी एंड पासिंग थ्रू पी, नहीं फर्स्ट पार्ट भी नहीं हुआ होगा। पी कैसे निकाला होगा, पी की कोऑर्डिनेट्स। देखिए अब मैं आपको इसके अंदर एक तरीका बताता हूँ, और ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, और वो ये कि जब कभी भी वो आपको ऐसी कंडीशन लिख के देना कि द डिस्टेंस ऑफ ए पी इज इक्वल टू 1/3 द डिस्टेंस ऑफ ए बी एंड सो, इस टाइप के क्वेश्चंस एक तो बहुत आसान होते हैं, मैं बल्कि अभी एक चीज दिखाता भी हूँ आपको। इस टाइप का एक क्वेश्चन बहुत इजी होता है, और वो इजी वाला कौन सा होता है, जब आपके पास बुक में भी है वो, व्हेन वी टॉक अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक टाइप होती है, ये इजी होते हैं, जैसे ये लिखे हुए हैं ना। अब आप ये क्वेश्चन देखने वाला, देखिए इसके अंदर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई वाज इजी। और क्यों इजी था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि डी ई इज 1/4 ऑफ डी पी। 1/4 का मतलब होता है हाफ का भी हाफ। हाफ का भी हाफ करना तो इजी है ना। आपने डी बी का मिड पॉइंट निकाला, और फिर उस मिड पॉइंट और डी को यूज करके ई निकाल लिया। सो मिड पॉइंट का मिड पॉइंट, इजी टू डू। तो इस कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम होती है इस कैलकुलेशन के अंदर, ये जो लिखी हुई है ए बी इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ ए बी। अब ये मसला है। ये मसला क्यों है, क्योंकि 1/3 कैसे करूं मैं। समझ आ रही बात, 1/3 कैसे करेंगे, उसका एक तरीका था। मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ये किसी क्वेश्चन में हमने किया भी है, मैंने और क्लासेस के अंदर ही बताया, एंड दैट इज द वेक्टर मेथड। बिकॉज एक्चुअली अगर आप देखें कोऑर्डिनेट्स वेक्टर मेथड पे ही चलते हैं ना। ए बी, ए बी, बी ई, ये सारे हमने वेक्टर से किए हैं ना, हमें वेक्टर्स करने आते हैं। ऐसे क्वेश्चन में अगर वो आपसे कोई भी कोऑर्डिनेट पूछे ना, ऑलवेज गो विद द वेक्टर मेथड। कुछ डिस्टेंस वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, वेक्टर मेथड यूज करें। कैसे, ए पी के लिए मैंने आपको बताया था कि ए पी कैन बी रिटन एज ओ पी माइनस ओ ए, रिमेंबर। अब मैं इसको लिखता हूँ ओ पी माइनस ओ ए इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ ओ बी माइनस ओ ए। क्या आप किसी गिवन कोऑर्डिनेट को वेक्टर में लिख सकते हैं? बिल्कुल, पोजीशन वेक्टर तो लिखा जा सकता है, कोई मसला ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, ओ पी इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ ओ बी। अब एक काम करें, बल्कि हम सिंपल जो है वो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ओ बी हो जाएगा 11 and 13 माइनस ये, अब ये हो जाएगा 12 13, और ये हो जाएगा 18, और बाहर लिखा हुआ है 1/3। सही है ये। अच्छा, ओपी क्या है, ओपी तो हमें नहीं पता, वो तो एक्स वाई है। अब एक तो 1/3 को इसमें अप्लाई कर दें, 12 डिवाइडेड बाई 3 इज 4, 18 डिवाइडेड बाई 3 इज 6। और वो जो लेफ्ट पे ओ ए लिखा था उसको भी उठा के राइट पे ले आए। ये सही है? देखो, ओ ए को भी मैं राइट पे लेकर आ गया। आप इसके स्टेप्स कम कर सकते हैं, ये कोई ऐसी वर्किंग नहीं है, मतलब दे आर नॉट एक्चुअली आस्किंग फॉर दिस वर्किंग। ये सब अपने अपने तरीकों से कर रहे होंगे, काउंटिंग मेथड से मत करें। मतलब काउंटिंग तो खैर कर भी नहीं सकते क्योंकि डायग्राम नहीं है, बट अगर किसी केस में डायग्राम हो भी तो काउंटिंग मत करें, क्योंकि आपको अगर याद हो तो इस पे लिखा हुआ होता है सोल्यूशन बाय एक्यूरेट ड्राइंग इज नॉट एक्सेप्टेबल। इस इन क्वेश्चंस के ऊपर लिखा हुआ होता है, ये ऊपर लिखा हुआ है, solutions to this question by accurate drawing will not be accepted। आप डायग्राम को अपने लिए यूज करें, लेकिन काउंटिंग से मत दिखाएं। ये मत कहें एग्जामिनर को कि बाय द काउंटिंग मेथड, कि मैं यहां से यहां चला जाता हूं आंसर आ जाएगा, ऐसे नहीं हो रहा। ठीक है, वो कह रहे हैं यहाँ पे कि काउंटिंग मत करें। सो शो अ मेथड, यू जस्ट काउंट से कि बस मुझे दिख गया, बस ऐसे दिख नहीं गया, आपको मेथड शो करना पड़ेगा। क्योंकि काफी सारे लोग ही काउंटिंग से कर लेते हैं। बहरहाल ये तो बहुत छोटा सा एक पार्ट हो गया, अब आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, नाउ इट्स इजी। Find the equation of the line perpendicular to AB. So just calculate the gradient of AB। AB का gradient होगा y2 माइनस y1
अपॉन x2 माइनस x1, 3/2। अच्छा, आपको चाहिए इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा -2/3। सही है, परपेंडिकुलर चाहिए ना। सो नेगेटिव रेसिप्रोकल की वजह से ग्रेडियंट ये हो गया, और आपके पास कोऑर्डिनेट्स हो गए 3,1। अब इन दोनों को यूज करें और आप वो बता दीजिए इक्वेशन निकाल ली मैंने। अब इन दोनों को यूज करके इक्वेशन निकाल सकते हैं। सो दिस इज, चलें ये कॉन्सेप्ट रिफ्रेशर हो गया आपके लिए कि ए पी इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ ए बी। सो दिस इज अ रिफ्रेशर। -2x +3। हाँ, व्हाई नॉट, क्योंकि कोई क्वेश्चन अगर कोई कॉन्सेप्ट यहाँ से उठ के आ गया तो फिर कोई ऐसी चीज हो। अच्छा, तो इसमें किसमें मसला हुआ था? ये वैसे हाँ, अच्छा ओके, तुम्हें फर्स्ट पार्ट में ही हुआ था मसला, क्योंकि बाकी तो इजी है। कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे तो फिर तो आसान है। देख लेते हैं। हाँ, क्योंकि उसमें सब कुछ वैसे ही है ना, चीजें सारी वही हैं। उससे मैंने एक एडिट और करना है सिर्फ बाइनोमियल के लिए, बाकी अदरवाइज तो वो पूरी शीट वैसे ही है रिव्यू के लिए। अच्छा, ये ठीक है, ये क्लियर है। आई थिंक कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू वाला पार्ट भी हो जाएगा, वो तो आसान ही है। intersects at the point Q and the line parallel to the x-axis. P and the line parallel to the x-axis passes through B, intersect. So parallel to the x-axis जो line होगी वो B के x equals to 11 से पास करेगी। वो ये कह रहे हैं कि जो आपकी लाइन है, ये ए बी वाली लाइन, समथिंग लाइक दिस, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ पार्ट बी के लिए। पार्ट बी के लिए वो ये कह रहे हैं कि जो ये ए बी की लाइन है ना, ये कुछ इस टाइप की लाइन है, और एक और लाइन है विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड इट पासेस थ्रू बी। अब एक लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो वो तो फ्लैट लाइन होगी, एंड इट पासेस थ्रू बी। तो बी से पास करने का मतलब कि अगर उसका फिर जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो 13 होगा। लाइन ऐसी होगी ना, फिर अगर पैरेलल है तो ऐसे पास करी होगी ना, y = 13। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, मतलब आप अपनी इक्वेशन के अंदर y13 रखें और उसका q के कोऑर्डिनेट्स निकाल दो। समझ आई बात? आप y की वैल्यू 13 रखें और q के कोऑर्डिनेट्स निकाल दो। मेरी बात समझ आई? सवाल नहीं समझ आई? क्योंकि देखिए वो ये कह रहे हैं कि इट सेज एंड द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू बी। सो एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है एंड इट पासेस थ्रू बी। तो बी कोऑर्डिनेट से अगर फ्लैट लाइन पास करेगी तो उसका y13 ही होगा ना। तो आप ये y13 अपनी इक्वेशन में पुट करके x निकाल दें, उससे आपको q के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे इस इक्वेशन। एंड वंस यू हैव द कोऑर्डिनेट्स, शामिर वो मैंने कल करवाया है क्वेश्चन, मैं आपको उसका सोल्यूशन भेज देता हूँ या मैं उसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ। कल मैंने वो बहुत डिटेल में कराया है वो पूरा कॉन्सेप्ट, मैं उसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ। आज मैं दोनों रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, कल की क्लास की भी, आज की क्लास की भी। अच्छा, ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, आप मुझे क्यू के कोऑर्डिनेट बताएंगे प्लीज। क्यू के कोऑर्डिनेट्स में एक्स की एक वैल्यू होगी, वाई तो 13 ही होगा। कल के लिए, पेपर के लिए आप लोग, देयर इज नॉट अ सेपरेट फॉर्मूला फॉर दैट, एक्चुअली द कॉन्सेप्ट इज के द ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू tan थीटा। एंगल वैसे भी जब निकलता है ना, अगर आप वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट याद करें तो वेक्टर में हम एंगल कैसे निकालते थे? उसके एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, उनको बीच में रख के और tan थीटा रख के वैल्यू निकाली जाती है ना, वही कॉन्सेप्ट उसमें यूज करना था। कल के पेपर में व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग है, इसके कॉन्सेप्चुअल चीजें बहुत ज्यादा होंगी, जैसे कि
ग्रेडियंट वाला कॉन्सेप्ट, परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट। ये परपेंडिकुलर क्यों है? क्योंकि -1 आ रहा है। जैसे कल हमने वो क्वेश्चन देख रहे थे कि वो एंगल आ गया कि वो tan थीटा इज इक्वल टू रिप्रेजेंटिंग द ग्रेडियंट। इस किस्म की चीजें जो है ना, वो आई फील के कल ज्यादा टेस्ट होंगी। इसी तरह से जैसे वो एनसीआर वाला कॉन्सेप्ट होता है बाइनोमियल के अंदर, एन की वैल्यू निकालने के लिए जो बेसिक बेसिक चीजें हैं ना, जो आप कहेंगे यार बस ये आप आगे निकल जाएं इसके अंदर। टैन थीटा उसमें ट्रिग्नोमेट्री में हो सकता है कि वो इस तरह की वैल्यूज पूछें कि क्योंकि ये 2-3 साल से इस पर बहुत फोकस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है हेंस वाला एक बड़ा क्वेश्चन जरूर होगा जो इंटीग्रेशन वाला होता है, जैसे कल किया था वो हेंस वाले क्वेश्चन, वो होगा जरूर। और इंटीग्रेशन में हो सकता है कि वाई साइड पर आ जाए एरिया के लिए कैलकुलेशन, वाई बाउंडेड, वो मैंने आप लोगों को बताया भी था। वाई बाउंडेड का मतलब है कि इक्वेशन एक्स के फॉर्मेट में होनी चाहिए, एक्स इज इक्वल्स टू, क्योंकि डॉट डी वाई करना होता है ना वाई बाउंडेड। मैंने तुम्हें शीट में लिख के दिया है, वो शीट को थ्रू करना। ये एक्स एक्सिस के नीचे। नहीं, एक्स एक्सिस के नीचे नहीं, अगर वाई एक्सिस के साथ एरिया लगा हो अच्छा, तो वो फिर एक्स इज इक्वल्स टू इक्वेशन उसके फॉर्मेट में होती है ना, वाई के फॉर्मेट में। इट्स बेसिकली देन एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई। तो जो एफ वाई वाली इक्वेशन होती है उसको इंटीग्रेट करते हैं तो डॉट डी वाई बन जाता है। डॉट डी वाई से करना पड़ता है इंटीग्रेट। इस तरह की चीजें आई फील कि कल जो है ना वो ज्यादा टेस्ट होंगी कॉन्सेप्चुअली। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, चले एरिया भी निकल आएगा, मैं इसकी भी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, क्योंकि इसके अंदर भी जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग अच्छी बात अभी पूछ रहे थे, ये इस तरह की चीज जरूर पढ़ के जाएं। ए पी इज इक्वल टू 1/3। हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ कर्व अंडर द एक्स एक्सिस, मैंने वो भी लिख के दिया है, वैसे मैं बता भी देता हूँ, शीट में भी लिखा हुआ है। एरिया अंडर वाला निकालना हो तो आप इक्वेशन के साथ माइनस का साइन लगा के उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं बस। मैंने आपको लिख के भी दिया है उस शीट के अंदर, मैं तो एक दफा दिखा देता हूँ। तो कॉन्सेप्चुअली जो है ना वो थोड़ा ज्यादा शीट वगैरह सब पढ़ के जाएगा, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि उसमें चीजें ज्यादा घपला करेंगी। इसका तो मसला नहीं है इतना, लॉग्स वगैरह का ही तो आप लोग कर ही लेंगे, सब्स्टिट्यूशन। रिमेंडर फैक्टर थ्योरम में इस तरह ही कंडीशन जरूर पढ़ के जाएगा, जैसे मैं कंडीशन आपको दिखाऊं, मैंने लिखी भी है इसमें कंडीशन, कि भाई ये लास्ट 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट क्रिएट्स द कांस्टेंट टर्म। इस टाइप का भी क्वेश्चन है, लास्ट 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट टर्म बनती है जो लास्ट वाली टर्म होती है। अच्छा, कंफ्यूज करने के लिए कभी वो आपको ऐसे भी लिख के दे सकते हैं कि वो लिख के ऐसे दे दें, उसका मतलब वही है कि आपने लॉन्ग डिवीजन करनी है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, नीचे फैक्टर ही लिखा हुआ है। हम तो लॉन्ग डिवीजन करेंगे, हम तो ऐसे लॉन्ग डिवीजन करते हैं, हम तो स्टाइल में लॉन्ग डिवीजन करेंगे। हम तो कर लें, जैसे ये है ना। तो अगर आपने एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है तो आप बाहर वही रखें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, उसको डिवाइड से। एक ही मेथड है, बात तो वही है ना, लॉन्ग डिवीजन ही है। सिंथेटिक नहीं, सिंथेटिक नहीं कर रहा, लॉन्ग डिवीजन कर रहा है। मैंने आपको उसी तो पता है, क्यों उन्होंने क्वेश्चन किए थे लॉन्ग डिवीजन के ऊपर, ऐसे कोई भी बीच बीच में फैक्टराइजेशन आ रहा मुझे, लॉन्ग डिवीजन आते ही नहीं है। कंपैरिजन मेथड होता है। अच्छा, एक पार्ट जो मैं बताना चाह रहा हूँ, हाँ जैसे ये सब तो खैर कॉन्सेप्चुअली अच्छी तरह पढ़ के जाइएगा, बस मेन बात ये है एंटायरली अबव द एक्स एक्सिस, एंटायरली बिलो द एक्स एक्सिस वाले एक्सप्रेशंस। एक बात जो मैं बताना चाह रहा था वो क्या था इसमें, सर्कल्स के ऊपर नोट जरूर देके जाएगा, अगर सर्कल्स में कुछ आया था उस दिन, पूरा क्वेश्चन आ गया था फिर तो चले मुश्किल है। मैं भी इंटीग्रेशन की, हाँ ये वाले जो है ना, जैसे ये एनसीआर वगैरह ये सही से पढ़ के जाना। तो मैंने इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाली टर्म मेंशन नहीं करी थी, इंडिपेंडेंट वाला पार्ट देख के जाएगा। ग्राफ्स का भी चले, इतना प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, हेंस वाला मैंने आपको कराया था, कल ही तो कराया। मैं दोबारा देख लेता हूँ कोई ऐसा आ जाता है तो। एक सेकंड, मुझे एक चीज मैं बताना चाह रहा था। हाँ, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ स्टेशनरी पॉइंट एंड टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट और टर्निंग पॉइंट दोनों पे डेरिवेटिव जीरो होता है।
बट हर स्टेशनरी पॉइंट टर्निंग पॉइंट नहीं होता। मतलब जैसे ये पॉइंट है, ये स्टेशनरी पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट नहीं है। इसके ऊपर ग्रेडियंट जीरो होगा, लेकिन ग्रेडियंट जीरो होगा, लेकिन इस पे अगर आप d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो आंसर इक्वल टू जीरो आ जाएगा, विच इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखिए d2y सेकेंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो कर्व मिनिमम होता है। सेकेंड डेरिवेटिव अगर लेस देन जीरो आ जाए तो कर्व मैक्सिमम होता है। बट अगर सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो आ गया तो उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये बेसिकली एक्स के ऊपर एक्स क्यूब पर ग्राफ है, तो इस तरह की वैल्यूज देख के काम करें। अच्छा, है। मैं इसकी बात कर रहा था, इंटीग्रेशन के एरिया की बात। मैं इसकी बात कर देखिए, एरिया अंडर द कर्व के लिए मैंने क्या किया है, एरिया अंडर द एक्स एक्सिस के लिए मैंने एक्सप्रेशन पे माइनस का साइन लगाया फिर इंटीग्रेट किया। अगर हम अगर आपको एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया कैलकुलेट करना है, नहीं 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 नहीं, बीच में लगाना होता माइनस। एफ एक्स के साथ, या एफ एक्स के साथ यू पुट अ माइनस साइन। मैं इसकी बात कर रहा हूँ वाई बाउंडेड की। वाई बाउंडेड के अंदर इफ यू आर वर्किंग विद द राइट हैंड साइड then it's just fy की integration. If you are working on the left hand side, then it's the negative fy integration. हाँ, x के हिसाब से इन टर्म्स ऑफ y में चला जाता है। अच्छा, अब चलें एक सेकंड वापस आते हैं, ये तो आपको शीट में देख लीजिएगा, मैं तो वैसे ही बता रहा हूँ। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है, ये भी किसी ने पूछा हुआ था। गिवन दैट y is equals to 3 sin square x plus cos x, show that y plus cot x dot dy upon dx is equals to this। अच्छा वेट, अब पहले डेरिवेट करते हैं, डेरिवेट करने के बाद फिर मैनिपुलेट करना होगा थोड़ा सा। मैं ये दो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बता दूं वाली, फिर तुम्हारे वाले क्वेश्चन के ऊपर आ रहा है तुम पूछ रहे हो। पहले तो ये डेरिवेट हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स प्लस द डेरिवेशन ऑफ कॉस एक्स। तो ये तो हमारे पास वैल्यू आ रही है dy अपॉन डी एक्स की। अब यहां पर लिखा हुआ क्या है, शो दैट, देखें वैल्यू को, देखें क्या लिखा हुआ है, शो दैट y प्लस कॉट एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू दिस। मतलब वो कह रहे हैं y क्या था, दोबारा y लिखें, कॉट लिखें, आप यहां अपना डी वाई अपॉन डी एक्स रिपीट करें। cos x कॉमन कर लें, इनफैक्ट cos x क्यों कॉमन करें, क्यों होगी, sin x कॉमन करें ताकि कैंसिल हो जाए। cos x ये कैंसिल हुआ। अब साइन को चेंज कर लें, नहीं आया है ना पहले, डेफिनेटली आएगा।
3 into 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये के की वैल्यू होगी 3। ठीक है, फिर बाकी वो आगे सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। मैंने आप लोगों के साथ एपीजीपी वगैरह की शीट शेयर करी थी ना, एएस वाली, कोई इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला क्वेश्चन सॉल्व कर ले। cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। अब इसके साथ नेगेटिव पाई लगा हुआ है और पाई लगा हुआ है। यहाँ ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। सो अब जब आप इसको करेंगे, x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, पाई के फॉर्मेट में क्या आ रहा है? सर पर्टिकुलर क्वेश्चन। आ गया पूरा क्वेश्चन तो फिर नहीं आ सकता, मुश्किल होता है, मतलब वो फिर इतना टॉपिक, और इस तरह के टॉपिक को स्पेसिफिकली तो रिपीट नहीं करता। 0 0.955। अच्छा, नाउ द थिंग इज कि वी आर लुकिंग फॉर आंसर्स फॉर द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एंड द नेगेटिव बोथ। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इसके साथ प्लस माइनस लगा हुआ है। सारे नो आई डिडंट, बट ये कि वो एफ वाई वाला तो मैंने वैसे ही शीट दिखा रहा था, वो तो जो उसमें मैंने रिव्यू शीट में डाला हुआ है। 0.955 रेडियंस लिखा हुआ आ गया। ठीक है। अच्छा, नाउ वी वांट द आंसर्स फॉर द कोऑर्डिनेट वेयर कॉस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑल्सो। तो मुझे फर्स्ट सेकंड भी चाहिए होगा, बट मसला ये है, दिस इज स्टिल पाई एंड दिस इज स्टिल नेगेटिव पाई। तो आपको पॉजिटिव क्वाड्रेंट्स, आपको रेगुलर साइकिल के अंदर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट चाहिए होगा, और रिवर्स साइकिल के अंदर फोर्थ एंड थर्ड चाहिए होगा। तो पहले आप निकालें 0.955, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आप करेंगे पाई माइनस 0.955, थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, अब रिवर्स पर आ जाएं। रिवर्स के लिए चाहिए होगा, देखें, एक तो ये डायरेक्टली आ जाएगा -0.955, ये तो डायरेक्ट आ जाता है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू आ रही है। थर्ड के लिए रिवर्स में क्या करेंगे, -पाई प्लस 0.955। भाई ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये चारों आंसर्स हैं। भाई क्या बोल रहे हो तुम डैड? बस तुम लोग ऐड मत करके दिमाग पलट गया है, मुसलसल एक ही बात गलत लिखे जा रहे हो। दैट यू डिड टुमारो, दैट आई डिड टुमारो मतलब कल मैं किसको पढ़ाऊंगा? कल तो तुम लोगों का पेपर हो चुका हो, यस्टरडे ना। नेगेटिव वाला मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुक जाए, मुझे अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। नेगेटिव वैसे मैं ऑलरेडी, मैं वैसे ये सब ड्रॉ क्यों करूँ, ये मैं काम रिपीटेडली नहीं करे जा रहा फजूल में। वो इसलिए क्योंकि ये सब बना हुआ है ना, यहाँ पर ट्रिक वाले कहाँ हैं शीट्स। ये रिव्यू शीट मैंने इतनी मेहनत करके 100-150 पेज वाली शीट कंपाइल क्यों करी है, जब हर चीज मुझे लिखनी है वो। सवाल ये रहे ना आपके सारे कोऑर्डिनेट्स। इसके अच्छा नेगेटिव कोऑर्डिनेट ही लिखे, मैंने लिखे थे नेगेटिव कोऑर्डिनेट।
ये रहे नेगेटिव क्वाड्रेंट भी। So the opposite नहीं, ये direction. नहीं लिखते। हम्म। Fourth, fifth, sixth, seventh, ये Islam है। एक सेकंड। रुक जाए एक सेकंड, नेगेटिव क्वाड्रेंट मैंने लिखे नहीं, मैं इसमें आपको अलग से बना दिखा रहा हूँ। एक मिनट। ये है नेगेटिव क्वाड्रेंट्स, ये लिख लें। नहीं, दैट्स ओके, चलें, कोई मसला नहीं है। ये वाला देख लो, ये नेगेटिव क्वाड्रेंट। मैं वो शीट को भी अपडेट कर दूंगा अभी बल्कि। Same positive, same negative, minus का sign है। सिर्फ क्या करेंगे? Positive उस तरह करते हैं, उसी तरह solve करेंगे। नहीं, गलत हो जाएगा। Answer सेम नहीं आएंगे ना, खुद देखो, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आप -180 प्लस अल्फा कर रहे हैं। थर्ड में आंसर तो हमारा 180 प्लस अल्फा आता है। ये अभी तो किया हमने जो इसमें, इसमें किया ना, फोर्थ और थर्ड और फोर्थ नेगेटिव के अंदर रिवर्स में किया, नेगेटिव पाई के लिए। तो अगर हमारे पास अब आपने अगर, हाँ, तो उसके लिए फिर मुझे माइनस पाई माइनस -पाई। हम्म। तो अब जब आप इस तरह के क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं, तो ये सॉल्व करने के लिए फिर आपको ये वर्किंग देखनी पड़ती है ना। देखें, ये वाले क्वेश्चंस के अंदर अब ये लिखा हुआ है नेगेटिव पाई। नेगेटिव पाई का मतलब है कि वी आर वर्किंग विद द क्वाड्रेंट। नेगेटिव पाई का मतलब है कि आप यहां से -180 जाके देख रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। इस तरह की ट्रैवलिंग में आई एम ट्राइंग टू गिव द आंसर ऑफ द फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, मैं फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर दे क्यों रहा हूँ? ट्रैवलिंग आप जैसे भी करें, ट्रैवल जैसे भी करें, क्वाड्रेंट की प्लेसमेंट नहीं खराब होती। जो साइन का पॉजिटिव क्वाड्रेंट है वो साइन का ही रहेगा, जो कॉस का पॉजिटिव है वो कॉस का ही रहेगा, जो टैन का पॉजिटिव है वो टैन का रहेगा। तो एक तो मैंने पहले ये आंसर्स निकाले इस तरह से, वो निकाला फर्स्ट और सेकंड का रेगुलर तरीके से। जब वो रिवर्स की बात कर रहे हैं, तो रिवर्स के अंदर आई हैड टू डू दिस। तो जब आप रिवर्स आंसर निकालते हैं, तो रिवर्स आंसर के अंदर वी नीड द आंसर फॉर द फोर्थ क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, फोर्थ थर्ड का आंसर चाहिए क्यों? देखिए, जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेंट में अगर जाना अलाउड हो तो उसका आंसर भी चाहिए हो। जाना अलाउड होना, अब वी वर अलाउड टू वर्क टिल -पाई, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं जा सकता हूँ -पाई तक, बट मैं जाऊंगा -पाई तक या नहीं, ये चेक करना पड़ेगा ना मुझे। तो हाउ डू वी चेक दिस? वो चेक कैसे करते हैं? आपको अगर -पाई तक जाना है, तो -पाई कवर किसको करता है? आप खुद सोचें, रिवर्स जाएंगे तो पाई से क्या कवर होगा? फोर्थ और थर्ड। क्या कॉस का आंसर आपको फोर्थ और थर्ड का चाहिए? चेक करें क्वेश्चन को। कॉस का आंसर चाहिए फोर्थ और थर्ड का? फोर्थ और थर्ड का आंसर चाहिए, क्योंकि कॉस के साथ यहाँ प्लस माइनस लगा हुआ है। इसका मतलब मुझे आंसर उस क्वाड्रेंट का भी चाहिए जहाँ कॉस नेगेटिव होता है, उस क्वाड्रेंट का भी चाहिए जहाँ कॉस पॉजिटिव होता है। और नेगेटिव करने तो अब वो पीछे नहीं, अब दो अलग बातें हो गई ना। एंगल के साथ माइनस लगना इज डिफरेंट, फ्रैक्शन के साथ माइनस लगना इज डिफरेंट। एक ही वैल्यू है, cos थीटा इक्वल्स टू -b अपॉन ए। इसका मतलब है वो क्वाड्रेंट बताएं जहां cos नेगेटिव होता है। एक वैल्यू होती है cos -थीटा, ये अलग बात है। जरूरी नहीं है कि -थीटा हमेशा हमें नेगेटिव क्वाड्रेंट में लैंड कराए। इस -थीटा का मतलब ये है कि आपको रिवर्स जाना है। सो मे बी ट्रैवलिंग इन रिवर्स, जैसे मैं लिख दूं यहां पर cos -60, आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर हाफ ही आएगा। एंगल के साथ माइनस लगने से फ्रैक्शन के माइनस का ताल्लुक नहीं होता।
एंगल माइनस में है, सिर्फ आपको ये बताता है कि आप ट्रैवल रिवर्स कर रहे हैं। अब अगर मैं 60 डिग्रीज रिवर्स ट्रैवल करूं, कहाँ लैंड अप करूंगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कॉस क्या होता है? इसलिए आपका आंसर हाफ आया। अब आप इसी को कर दें कॉस -120। अब कॉस -120 करेंगे तो यू विल लैंड अप इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस वैसे ही नेगेटिव होता है। अब ये माइनस रिवर्स ट्रैवलिंग की वजह से नहीं आया है, यू वेंट टू द थर्ड क्वाड्रेंट इसलिए आया है। इसको इससे मत रटिएगा कि यहां माइनस है तो यहां भी माइनस आएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। आप ट्रैवल कैसे करते हैं ये वो बताने के लिए होता है। एंगल का माइनस ये बताता है कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं। सो बेसिकली दिस टेल्स अस द डायरेक्शन। क्लॉकवाइज या एंटी। हाँ, और ये आपको क्वाड्रेंट बताने के लिए होता है। दोनों में फर्क है ना जी। नहीं तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो हमें बता रहा है कि कॉस कौन से क्वाड्रेंट में खड़ा हुआ है। और ये जो माइनस का साइन है आगे के साथ, ये बता रहा है कि आप ट्रैवल किस डायरेक्शन में कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आंसर भी माइनस ही आएगा। सो अप्लाइंग दिस लॉजिक ऑन दिस क्वेश्चन जो अभी हम सॉल्व कर रहे थे, मुझे ये पता चल गया कि मुझे हर क्वाड्रेंट में वर्किंग करनी है, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। वो मुझे किसने बताया? वो मुझे प्लस माइनस के साइन ने बताया। अच्छा, मुझे कहाँ कहाँ जाना अलाउड है वो कौन बता रहा है? ये डोमेन बता रही है, -π till π। तो अब मैंने क्या किया, अगर आप चाहें तो आप जल्दी से ये काम भी कर सकते हैं, और तो एग्जाम में ज़ाहिर है इतना टाइम नहीं होता। आप ऐसे कर लें कि भाई ये पाए है, और फिर आप एक ऐसे बना लीजिए कि भाई ये नेगेटिव पाए है। अब अगर आपको फर्स्ट का आंसर चाहिए तो वो तो डायरेक्ट अल्फा हो जाएगा, दूसरे का आंसर हो जाएगा π - अल्फा। अप्लाइंग दिस लॉजिक ऑन द नेगेटिव क्वाड्रेंट्स क्या होगा? नीचे वाला आंसर होगा -अल्फा, और ये वाला आंसर होगा -π + अल्फा। ये देखना बड़ा आसान है, मैं खुद भी याद नहीं करता ये। मैं भी याद नहीं करता, मैं इसको इसी तरीके से देखता हूँ। आप ये देखना जरा मैंने कैसे देखा हुआ है। मैंने ये डायग्राम बनाई है ऐसे। अब आप इसके बारे में सोचें, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? 180 में से अल्फा निकाल दूं और साथ माइनस का साइन लगा दूं। तो मैंने कर दिया -180 + अल्फा। आप खुद सोचें, अगर यहां से यहां जाना होगा तो आप क्या चाहेंगे? 180 + अल्फा, उसके साथ माइनस का साइन लगा दूं। अगर आपको यूं ट्रैवल करना होगा तो आप क्या चाहते हैं? 360 - अल्फा, उसके साथ माइनस का साइन लगा दूं। बट 360 - अल्फा करके माइनस का साइन लगा के आप पहुंचेंगे कहाँ? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जस्ट बिकॉज द एंगल सेज लेट्स से -330 डज नॉट मीन कि आप किसी और क्वाड्रेंट में चले गए हैं, तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही। कोऑर्डिनेट सेम होता है वैसे डायरेक्शन। क्वाड्रेंट कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन कोई सी भी यूज करें। So if we have an equation which says cos x is equals to -1, we find the answer of cos inverse of +1, but check the coordinates where cos is negative. Yes, बिल्कुल सही। बेटा कजीन, आप लोग अगर क्लास नहीं लेते हैं और फिर उसके बाद जब आप एक रिक्वेस्ट या डिमांड करते हैं कि पीडीएफ अपलोड कर दें, रिकॉर्डिंग अपलोड कर दें, तो उसके लिए इंतजार किया करें फिर। अब मैं भी क्लास छोड़ के तो रिकॉर्डिंग पीडीएफ अपलोड नहीं कर दूंगा ना, कि मैं छोड़ छाड़ के पहले वो काम शुरू कर दूं जस्ट बिकॉज आपने कल क्लास छोड़ दी थी। अच्छा भाई, अब ये वाला हो गया पार्ट, ये समझ आ गई बात, अब आगे चलते हैं। सो दीज वर द फोर आंसर्स, ये फिर आप बाद में कैलकुलेट कर लीजिएगा, वो मसला नहीं है। तुम लोगों की असल में ना चैट जीपीटी से ना जवाब पूछ पूछ के आदतें खराब हो गई हैं। तुम्हें लगता है बस सरसाद भी है ना, हम सब भी चैट जीपीटी हैं, बस लिखो और आंसर आ जाएगा। अब आजकल चैट जीपीटी भी लिखा हुआ आ रहा होता है उसमें, प्लीज वेट, अ लॉट ऑफ अदर पीपल आर प्रोसेसिंग देयर इमेजेस एंड फलाना ढिमकाना। अब उस पर भी लोड पड़ना शुरू हो गया है, तो हम तो फिर इंसान है। अब तो वो भी सीधा आंसर नहीं दे रहा, 10 10 मिनट लगा रहा है एक इमेज बनाने में। अच्छा, ऐसा भी है। चलो, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था? किसी ने पूछा हुआ था, आप लोग भी कुछ पूछ रहे थे।
बेटा तो मुझे तुम ले देखो, अब मुझे क्या है सर चिल, मैं तो चिल ही हूं ना। बार बार आंसर कौन पूछ रहा है? जो बार बार आंसर पूछ रहा है वो चिल करे ना। चिल तुम करो, तुम इतनी जल्दबाजी मचा रहे हो, जल्दी बता दे जल्दी बता दे। भाई 2 मिनट वेट तो करो, सारे जवाब मिलेंगे। सारे जवाब मिलेंगे, हम जो है ना बस कल वाला पेपर आज पूरा सॉल्व कर लेंगे। हाँ। हम्म। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करे था, ये आई थिंक आज किसी ने पूछा था मुझसे, किसी ने भेजा है मुझे ये क्वेश्चन। किसने भेजा था यार, उसका क्या नाम है, सेकंड नेम याद आ गया मुझे, सिद्दीकी। उसने मुझे आज ये क्वेश्चन भेजा था। नहीं नहीं, नॉट अरीब, his sister is in grade 10, मिफ्रा। उसने भेजा था आज वो, शी ब्रॉट द क्वेश्चन, आई थिंक दिस वाज द वन। मुझे याद नहीं आ रहा, शायद मे भी था। नहीं, नॉट अली। ओके, चलें ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ यस, ओके सॉरी, या अरीब ने भेजा था। The expansion of this in ascending power of x begins b to the power of 4 plus 48 b cube। आई थिंक ये मैं बल्कि करवा भी चुका हूँ शायद, 2 दिन 3 दिन पहले किसी ने ग्रुप पे ही पूछा हुआ था, तब भी शायद मैंने कराया था, या शायद मैंने ऑडियो बता दिया था ऐसे ही, मुझे याद नहीं आ रहा। Anyway, we start with a to the power of n। I don't know why I remember doing this question, मुझे याद ही नहीं आ रहा, मैंने करवाया है। हम्म। ओके। Now doing the comparison part, a to the power n is equals to b to the power of 4, and nc1 becomes n a to the power of n minus 1. This all is equal to 48 b cube x। So x तो हमें जरूरत नहीं है वैसे रखने की। हम्म। आई थिंक वी कैन, दे डोंट वांट b, तो मैं काम करता हूँ ना, मैं b यहाँ से रिप्लेस कर लेता हूँ ना, a to the power of n upon 4 कर देता हूँ। If you move power 4 to the other side, it becomes the denominator in the power। सही है, देखें, b becomes a to the power of n divided by 4। सही है। मिस तो नहीं किया मैंने इसमें, लग तो नहीं रहा।
सॉरी। अब उन्होंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हुआ है? सो ऑल दे हैव डन इज दे हैव पुट अ पावर ऑफ स्क्वायर ऑन द होल एक्सप्रेशन, अगर आप नोटिस करें तो इन्होंने बेसिकली ना पावर ऑफ, देखें आप दोनों साइड पे देखें ना, स्क्वायर को इन्होंने क्या किया है, क्योंकि और कोई तरीका इसका वो तो सॉल्व करने का है नहीं। व्हाट दे डिड वाज, उन्होंने इस पॉइंट के ऊपर इसको लिखा, इसके आप स्टेप्स कम कर सकते हैं, मैंने थोड़े से स्टेप्स बढ़ाए हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। दे डिड दिस, they basically took a square on both sides and you can do it, वो तो आपकी मर्जी है, आप इसका स्क्वायर ले सकते हैं। नहीं आप कर लेना ऐसे। So n upon 4 multiplied by 2 becomes n upon 2, 2 multiplied by 2 becomes 4, is equals to 48 upon n to the power of, ये देखें, ये समझ आया स्टेप? मतलब वो है मूवमेंट ऑफ इंडिसेस। क्रिस्पी क्वेश्चन है। बस कल ज्यादा क्रिस्पी ना आए, है ना? दो तीन आ जाए क्रिस्पी। नहीं, एक 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 दो तो होंगे ही। ये तो क्वाइट इजी क्वेश्चन हो गया ना शामी, तो तुम ये बात भी तो सही है ना। अच्छा, अब उसके बाद देखें, गिवन आल्सो दैट द थर्ड टर्म इज 1056 बी स्क्वायर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एन ए एंड बी। थर्ड टर्म इसमें क्या होनी चाहिए? थर्ड टर्म होनी चाहिए एन सी टू ए टू द पावर ऑफ एन माइनस टू, सॉरी नॉट ए टू द पावर ऑफ, हाँ सही है, ये टर्म होनी चाहिए। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर लगा दिया ना, आई जस्ट पुट अ स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ऊपर वाले स्टेप पे मैं दिखाया ना पावर फोर पे, यहाँ मैंने दोनों पे स्क्वायर लगा दिया। वो हमें बता रहे हैं कि ये वैल्यू इसके इक्वल आ रही है। ए टू द पावर एन माइनस टू। अब ये लिखा हुआ तो है हमारे पास ए टू द पावर एन माइनस फोर बन गया ना अब ये तो। हम अगर ए टू द पावर एन माइनस फोर को मूव करना चाहें तो कर सकते हैं। एन अपॉन फोर से तो हमें कोई इतना फायदा नहीं होगा। जो थिंकिंग है हम किसी तरह से ना ये इसको रिमूव कर दें ना, तो हमें एन और उसकी वैल्यू मिल जाएगी। इफ आई कैन मूव, ये ना बी स्क्वायर लिखा हुआ है ना, बी स्क्वायर कैन बी रिप्लेस्ड विद दिस। ये ऊपर लिखा हुआ था ना बी स्क्वायर की वैल्यू,
a to the power of n/4। मैं आपको इसका फायदा बताता हूँ अभी क्या हो गया है। अब आई डोंट नो इसके मार्क्स कितने हैं। यही तो बात है, यही तो आपको करनी पड़ेगी। कौन से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब है असल बात, अभी तो सॉल्व ही नहीं हुआ ये। a to the power n-4 माइनस n-2, ये जो पार्ट है ना, ये एक्चुअली इसके इक्वलेंट है। देखा, इसको सॉल्व करने से 1056 इंटू 2 कितना होता है? 21। अब आपने क्या करना है, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, ये रिप्लेस हो जाएगा उससे, किससे? नहीं तो अभी निकले ही क्या है, अभी इससे रिप्लेस होगा ना। 6 मार्क्स का है क्वेश्चन ये। से नाम है 6 मार्क्स 48 का स्क्वायर क्या होता है? बेटा इस तरह तो बहुत क्वेश्चन आएंगे कल, मतलब तुम लोग फिर क्या है, 48 का स्क्वायर क्या होता है? नहीं मतलब पेपर है, मतलब वो क्यों आएंगे आसान क्वेश्चन फजूल में। ये 2304 को 2112 से डिवाइड करना, क्या बनेगा? वन अपॉन 90 नहीं भाई, क्या बोले तुम? 12 सो n इज इक्वल टू 0, n इक्वल टू 12, ऑब्वियसली 0 तो n हो नहीं सकता, n 12 होगा। और जब एक दफा n आ गया, बाय द वे खैर इतनी वर्किंग सही है 6 मार्क्स के लिए, यही तो पेज किया हमने, स्टार्ट तो यहाँ से ये है ना। ऊपर वाला 4 मार्क्स का अलग था, ये 6 मार्क्स का 10 मार्क्स के लिए 2 पेज बहुत है। और क्या मतलब, और क्या चाहिए? आप चाह रहे हैं कि आंसर भी लिख के देते हैं कि ये हिंट लिखी हो साथ पर आपने? कुछ तो दें। कुछ भी लेके कह रहे थे कुछ भी प्रूव करूंगे नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी कहते हैं कुछ भी प्रूफ करो। अच्छा, n इज इक्वल टू 12 है। अच्छा अब हम क्या करें, ये हमारे पास ऊपर आंसर्स थे ना, उससे क्या हो सकता है इस साल आ जाए। सेरेना के पेज बहुत ही नहीं इतना पुराना नहीं है ये। आई डोंट थिंक ये पुराना है। ये प्लस माइनस, अच्छा असेंडिंग में पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके, सो ए विल बी 4। हमेशा क्वेश्चन पे वापस जाया करें कि उनको दोनों आंसर्स चाहिए या नहीं। तो ए एन की वैल्यू आ गई 12, ए की वैल्यू आ गई 4, और बी की वैल्यू क्या आई, ये भी तो सोचें, बी तो आया नहीं अभी तक।
समझे आप? मजा आया? सर मतलब एक्चुअली मुझे दिमाग को चैलेंज करना है, तो आप एक सवाल करेंगे तो क्या मतलब भाई, तो ये हमारे लिए तो नहीं। सर बहुत सर पेपर में जो जगह भी नहीं थी, लेकिन आप भी कर सकते हैं आप पेपर के बारे में नहीं तो मतलब, इसलिए तो वो कहते हैं कि एक तो आप जब इस तरह के क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर रहे हो, मैं इसीलिए कहता हूँ हमेशा के जो है ना बीच में वर्किंग नहीं किया करें। जैसे साइड भी करते हैं हम नहीं, पेपर बीच में लाइन बनाएं, लेफ्ट राइट वर्किंग करें, फिर तो डबल हो जाएगी ना जगह। एक्स्ट्रा शीट अवॉइड करें। एक्स्ट्रा शीट ले सकते हैं बट अवॉइड करें, ज्यादा बेहतर है। हाँ, ये मैं आज का कल का लेक्चर की पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि कल भी अच्छे क्वेश्चन थे, आज भी अच्छे हैं। और बताएं, ऐसे कोई और क्वेश्चन लेकर आए टेढ़े मेढ़े, अच्छा मजा आ रहा है दिमाग इस्तेमाल करना। ना बेटा, तो ये तो हाँ, अभी किसी ने भेजा भी था ना एक वो, लेकिन वो पहले हुआ हुआ है। व्हाट इफ यू हैव डन मोस्ट ऑफ योर पेपर ऑन एक्स्ट्रा शीट्स, तो बस मार्क्स भी ऐसे ही मिलेंगे फिर एक्स्ट्रा। और क्या। थोड़ा सा दिमाग हम्म। से क्वेश्चन मैं वो वही बात करता हूँ, वो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ पहले, लेकिन मैं अभी करवाता हूँ। इसका फर्स्ट वाला पार्ट नहीं आपने दिखाया, फर्स्ट पार्ट भी शेयर करो ना इसका। फर्स्ट इससे रिलेटेड नहीं है? हम्म। सिमिलर क्वेश्चन P1 में आ चुका है, सर्कुलर में अगर पूरा P1 में आ चुका है तो फिर थोड़ी आएगा, पॉइंटलेस है। नहीं दे सकते सर्कुलर मेजर दोबारा थोड़ी, अभी तो इतने एसेस नहीं हुए वे, वो उन पे फोकस करेंगे ना, इस पे दोबारा वापस क्यों आएंगे। हाँ, सर्कुलर मेजर आपका पूरा क्वेश्चन प्रॉपर बड़ा जो होता है वो आ चुका है, तो बस फिर थोड़ी आएगा, सर्कुलर मेजर पे करने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल। टाइम कम, टाइम नहीं है, खत्म टाइम। कल सब पेपर है भाई। बेटा 8 मार्क्स के, हाँ तो बस फिर तो जरूरत नहीं है। जी। आयरन के ऊपर से नहीं, मैं तो पर्सनली अगर मैं आपकी जगह पर होऊंगा तो भाई दिमाग भी तो मसल्स में ही है ना, आई थिंक आपको मसल्स को रेस्ट देना चाहिए। हाँ, इस PR Q 2 Q, क्योंकि वो डबल वो वाली प्रॉपर्टी आ जाती है ना, प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल वाली। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज A+B। हाँ, क्योंकि दिस इज A, दिस इज B, सो दिस हैज टू बी A+B, याद है प्रॉपर्टीज वाली बात से? नहीं, वो अलग है, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस, तो अगर ये 2 फाई है तो ये 4 फाई होगा, क्योंकि ये A है। अगर इफ दिस इज A एंड दिस इज B, दिस इज A+B। ये मैंने आप लोगों को कराई थी ये वाली प्रॉपर्टी भी, अरे भाई मैं सब लिख के। खैर अब तो तुम लोगों को मैथ का क्या करना है, लेकिन मैथ में से अगर आप रिव्यू करना चाहें तो उसमें से प्रॉपर्टी रिव्यू कर सकते हैं ना, वो कहाँ गई, ये वाली, ये प्रॉपर्टी है ना।
नहीं आपने नहीं पढ़ी होगी, प्रॉपर्टी सर्कल में पढ़ी होगी ना मैथ के अंदर, मैथ की प्रॉपर्टी। हम्म। अच्छा भाई और बताओ कोई क्वेश्चन। कौन कौन से टॉपिक्स P2 में एसएस हो सकते हैं, वो लिस्ट है तो आप लोगों के पास? हाँ। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो कर लिए ना, इतने तो उनसे उसका मसला नहीं है फिलहाल। एपी और जीपी के क्वेश्चंस कर सकते हैं। कोई एपी का ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो कि थोड़ा सा अजीब वाला, मैं बताता हूँ। एक है अजीब सा क्वेश्चन। एपी जीपी की वैसे एक पूरी ये शीट है, आप ये एएस मैथ की शीट है वैसे तो खैर, बट दिस कंटेन्स एवरीथिंग ऑन एएस मैथ 2024 तक के पास पेपर क्वेश्चन। नहीं मैं एक सेकंड में आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ उसमें। हम्म। 1 सेकंड, ये एपी जीपी का क्वेश्चन करते हैं, मैं फिर आपको दिखाता हूँ ये एपी जीपी का। क्लास तो मेरी 4 बजे तक है, लेकिन लगा मेरी 5 मिनट अभी इसका आ जाता है। हाँ हाँ बस मैं आ जाता हूँ, क्या लगा दे रेडी करवाओ, मतलब आप ही तो बस करवा दें। हम्म। अरे वो कहाँ चला गया एक ही जीबी कर सकते। ओ भाई वाह। लो भाई। पी यूज नहीं करें, मैं तो आप लोगों को ये सजेस्ट कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी है। पी जो है ना, क्योंकि मसला पता है कि आप में से जो जो भी कोई अभी ए लेवल्स के अंदर पढ़ेगा ना मैथ, उनको पी में मसला होगा। आई वुड सजेस्ट कि मत करें, आई डोंट नो। मैं तो खैर बच्चों को ही कहता हूँ कि मत करें भाई। चलें ये वाला ट्राई करें जरा, ये कुछ अच्छा लग रहा है, मुनासिब सा क्वेश्चन लग रहा है। जीपी आ चुका है बट अच्छा, एक क्वेश्चन है मैं वो ढूंढना चाह रहा हूँ, मिल जाए। नहीं भी मिला मैं शाम तक भेज दूंगा आप लोगों को। है एएस का, उसमें एपी और जीपी एक ही क्वेश्चन पे एक प्रॉपर्टी पे मिक्स्ड है। अच्छा क्वेश्चन है वो। हाँ ये वाला देखें जरा एक दफा ये। ओके है बट मे बी शायद आप लोगों को अच्छा लगे, चेक करें। क्या है? ये वाला अगेन है तो जीपी का, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। पेंसिल की वर्किंग उनके उसमें नहीं आती ना, स्कैन में नहीं आती। हाँ ये वाला क्वेश्चन है, आई थिंक ये शायद मे बी वही है। इसमें बोनस भी मिल रहा है और सैलरी भी मिल रही है, वो भी इंक्रीमेंट पे जा रही है।
पहले ये ट्राई करें, पहले ये वाला ट्राई करें। दिस इज एन एपीजीपी मिक्स। हाँ बस अब एडेक्सल वगैरह की रह गई, एडेक्सल की होती है। लेकिन वैसे हाँ ये फिजिकल खत्म हुई। द वन विद द रनर, नहीं वो वाला नहीं, एक ये वाला ट्राई करें जरा देखें। हाँ लेकिन मैं तो फिर वैसे तो फिर आता रहूंगा, तो कुछ ना कुछ काम चल रहा होता है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती हैं, एडेक्सल वालों की चल रही होती है। P4 उनका, P4 बाकी है, P3 बाकी है। हाँ हाँ ये भी सही है। फिर दुआएं करें, फिर दुआ करें। ये वाले दो क्वेश्चन जरा ट्राई तो करें, एक सेकंड, वन सेकंड। ये वाले दो क्वेश्चंस ट्राई करें, मैं जो 10 मिनट के लिए भी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, एक second।